आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास और दूसरे ग्रुपों ने गजा के इंतजाम पर किया ऐलान। गजा में विदेशी दखल नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों की हुकूमत होगी। इस्लामोफोबिया से लड़ने को तैयार ज़ोहरान ममदानी ने मुस्लिम समाज से किया खास वादा। मंदिर की दीवार पर लिखा आई लव मोहम्मद। अलीगढ़ में हिंदू तंजीमों ने किया हंगामा। मुरादाबाद के मदरसे में तालिबा से मांगा गया वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाला मुलजिम गिरफ्तार, प्रिंसिपल हुआ फरार। आजम खान को बिहार इलेक्शन में मिली एक खास जिम्मेदारी। इंडिया की तरफ से रोकेंगे एनडीए की जीत का रथ। बिहार इलेक्शन में मुस्लिमों को एनडीए के साथ लाने की कोशिश। चिराग पासवान ने खेला नया दाव। बुलेट ट्रेन गुजरात में देते हैं, वोट मांगने बिहार आते हैं। वजीर आजम मोदी पर बरसे तेजस्वी यादव। पीएम मोदी के जलसे में औरतों के गहने हुए चोरी। जलसे से रोते बिलखते बाहर निकली ख्वातीन। पीएम मोदी ने छठ त्योहार पर दी मुबारकबाद। छठ पर शारदा सिन्हा को भी किया याद। त्योहारों पर ट्रेन में भीड़ को लेकर राहुल ने हुकूमत को घेरा। सवाल उठाते हुए पूछा, कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें। नहीं रहे मशहूर अदाकार सतीश शाह, किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे जंग। भारत ने पाक को यूएन में जमकर सुनाया, पाक फौज करती है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। हमास और दीगर फिलिस्तीनी गुटों ने आपसी सहमति जताते हुए ये ऐलान किया है कि अवाम के ताउन से बनी आजाद तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि गजा की देखरेख के जिम्मेदार होंगे। फिलिस्तीनी ग्रुपों ने मीडिएटर्स के साथ मीटिंग में गजा की देखरेख को लेकर फिक्र जाहिर की। साथ ही इजराइल के जरिए वेस्ट बैंक पर कब्जा करने और गजा में फिलिस्तीनियों की बेदखली के खिलाफ अपना एकजुट रुख भी दोहराया। हमास ने आगाह करते हुए कहा कि वो इंतजाम गजा की तकनीकी कमेटी को सौंपने को तैयार है, मगर इजराइल को कब्जा छोड़कर वापस जाना होगा। गजा की देखरेख के लिए फिलिस्तीनी गुटों का फैसला अमेरिका इजराइल के लिए तगड़ा झटका है, जो गजा में विदेशी फोर्स बिठाने की फिराक में है। हमास और दीगर ग्रुपों ने यह भी वाजे किया है कि आम जरूरतों के लिए ये कमेटी काम करेगी, मगर सिक्योरिटी के इंतजाम हमास अपने ही जिम्मे रख सकता है। गजा सीज फायर अपने दूसरे फेज में है। इस बीच मामला नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। गजा की देखरेख और हमास के हथियार सरेंडर को लेकर अमेरिका इजराइल भारी दबाव बना रहे हैं। हमास वाजे कर चुका है कि गजा के इंतजाम का जिम्मा वो छोड़ने को तैयार है और एक फिलिस्तीनी सरकार को सारी देखरेख सौंपने को तैयार है। अब इस बीच इजिप्ट के काहिरा में मीडिएटर्स के साथ सीज फायर टॉक्स में हमास और दीगर फिलिस्तीनी गुटों ने गजा की हुकूमत को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद अमेरिका इजराइल के होश उड़ गए हैं। फिलिस्तीनी ग्रुपों ने गजा की सरकार को वहां के फिलिस्तीनी शहरियों की एक टेम्परेरी कमेटी को सौंपने का फैसला किया है, यानी फिलिस्तीनी अवाम अब गजा की देखरेख संभालेंगी। अल-मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक हमास और दूसरे फिलिस्तीनी गुटों ने इजिप्ट के राजधानी काहिरा में अपने बातचीत के दौर के बाद एक जॉइंट बयान जारी किया है। गजा में सीज फायर डील को मजबूत करने की कोशिशों के तहत इन ग्रुपों ने एक टेम्परेरी फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के कयाम का ऐलान किया है। ये सेपरेट बॉडी गजा पट्टी का इंतजाम संभालेगी और अरब ममालिक के साथ मिलकर रोजमर्रा के इंतजामी मामलों और अवामी खिदमात की देखभाल करेगी। फिलिस्तीनी गुटों ने सीज फायर डील को बरकरार रखने के अपने वादे की ताज़ा तस्दीक की, जिसमें इजरायली कब्जे वाली फौज की मुकम्मल वापसी शामिल है। सिक्योरिटी के हवाले से फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने गजा पट्टी में अमन सुकून और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए तमाम जरूरी कदम पर जोर दिया। इन तमाम मसाइल के अलावा फिलिस्तीनी गुटों ने इजरायली जेलों में कैद फिलिस्तीनी कैदियों पर होने वाले हर किस्म के जुल्म और इंसानी हकों की खिलाफ वर्जियों को खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया है और ये आवाज उठाई कि आलमी बिरादरी को इजराइल के जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। वहीं गजा की सिक्योरिटी को लेकर हमास ने फिर अपना वाज़े रुख पेश करते हुए कहा कि सीज फायर के तहत इजराइल का कब्जा पूरी तरह खत्म होना जरूरी है। सीज फायर के बावजूद इजराइल के लगातार हमले जारी हैं। ऐसे में गजा की सिक्योरिटी का जिम्मा हमास देख सकता है। न्यूयॉर्क के मेयर इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इन दिनों अपनी मुस्लिम और हिंदुस्तानी शनाख्त को लेकर मजाक और नस्ल परस्ती का निशाना बनाए जा रहे हैं। उन्हें ग्लोबल जिहाद का हामी तक कहा जा रहा है। इन तमाम हमलों के बावजूद ममदानी ने ऐलान किया है कि वो अपनी मुस्लिम पहचान को और मजबूती से अपनाएंगे और मुस्लिम समाज से वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो किसी भी तरह का फर्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर के ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में रहने वाले मुस्लिम बिरादरी से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा एंड्रयू क्यूओमो और उनके समर्थकों के हमले नस्ल परस्त और नफरत अंगेज हैं। ममदानी ने कहा कि अब वो अपनी मुस्लिम पहचान को छिपाने के बजाय गर्व से अपनाएंगे। दरअसल हाल के दिनों में रिपब्लिकन पार्टी के कई रहनुमाओं
और उनके समर्थकों ने ममदानी की शख्सियत, खानदान और मुसलमान होने को लेकर तंज कसे हैं। यहाँ तक कि हाथ से खाना खाने पर भी उनका मजाक उड़ाया गया है। इन्हीं हमलों के जवाब में ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मुसलमानों से कहा कि अगर मैं ये इंतखाब जीत गया तो इस शहर में हर मुस्लिम को वही इज्जत और हक हासिल होगा जो किसी भी न्यूयॉर्कर को मिलता है। उन्होंने कहा, हर मुसलमान का बस यही ख्वाब होता है कि उसके साथ बराबरी और इंसाफ का सलूक किया जाए, लेकिन हमें बार बार बताया गया कि हमें कम में खुश रहना चाहिए और अपनी मांगे दूसरों से कम रखनी चाहिए। ममदानी ने कहा, अब बस ये सिलसिला खत्म होगा। अब हम अपनी पहचान पर फख्र करेंगे, उसे छिपाएंगे नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं नरमी से पेश आऊं और नस्ल परस्त हमलों के बावजूद खामोश रहूं तो शायद मुझे ज्यादा कामयाबी मिले, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने कहा, अब मैं अपने तौर तरीके नहीं बदलूंगा। मैं जैसा खाता हूं, जैसा बोलता हूं, वैसे ही रहूंगा। मेरी पहचान मेरी ताकत है और अब मैं इसे पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के गांव बुलाकगढ़ी इलाके में आज की सुबह उस वक्त कशीदगी का माहौल पैदा हो गया जब शरपसंदों ने इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश में मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिख दिए। मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्लोगन लिखे हुए देख इलाके के लोगों में गुस्सा पनप गया। इत्तला मिलते ही पुलिस के आला ऑफिसर समेत इलाका थाना इंचार्ज भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरन मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवाते हुए दीवारों को साफ कर दिया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमों की पहचान करने की कोशिश करते हुए मामले की तहकीकात में लगी हुई है। संजीव तोमर सीओ गभाना ने बताया कि थाना लोधा के गांव बुलाकगढ़ी गांव में मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद स्लोगन पाए गए हैं, जिनको पुलिस की तरफ से फौरन मौके पर पहुंचकर अमन व अमान के मद्देनजर मंदिर की दीवारों पर लिखे हुए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवा दिया है। इलाके के लोगों की तहरीर के बुनियाद पर पुलिस की तरफ से जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में मुजरिमों को तलाशने की कोशिश कर रही है। मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में एक मदरसे में तालिबा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इल्जाम है कि तालिबा के वालिदैन के इनकार करने पर मदरसा इंतजामिया ने बच्ची का नाम काटकर टीसी थमा दी और फीस भी वापस नहीं की। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ के रहने वाले एक शख्स ने एसएसपी दफ्तर में शिकायत दी कि उनकी 13 साल की बेटी मुरादाबाद के जामिया एहसानुल बनात मदरसे में तालीम हासिल कर रही थी। पिछले साल बेटी को 7वीं क्लास में दाखिला मिला था, जिसके लिए 35,000 तक फीस ली गई थी। इस साल 8वीं में दाखिले के वक्त मदरसा इंतजामिया ने लड़कियों से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट लाने की शर्त रख दी। शिकायत के मुताबिक जब बच्ची और उसके वालिदैन ने मेडिकल टेस्ट कराने से इनकार किया तो मदरसा प्रबंधन ने बच्ची को गालियां दी, बदसलूकी की और कहा पहले टेस्ट कराओ फिर दाखिला मिलेगा। इनकार करने पर बच्ची को दाखिला देने से मना कर दिया गया और टीसी थमाकर भगा दिया गया। बाप बेटी ने कई दफा मिन्नतें की, लेकिन मदरसा इंतजामिया ने वापस लेने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर बच्ची के पिता ने 14 अक्टूबर को एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल से इंसाफ की पुकार की। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद जांच शुरू की और एडमिशन इंचार्ज शाहजहां को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शाहजहां से पूछताछ में शुरुआती तौर पर इल्जाम सही पाए गए हैं, जबकि मदरसा प्रिंसिपल रहनुमा अभी फरार है। इस मामले ने मदरसों में तालिबा की सिक्योरिटी और निजाम पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने बिहार असेंबली इंतखाब में महागठबंधन की तरफ से मुहिम चलाने के लिए समाजवादी पार्टी के 20 लीडरों को स्टार प्रचारक के तौर पर मुंतखब किया है। हाल ही में जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को भी स्टार प्रचारक के तौर पर मुंतखब किया गया है। बिहार असेंबली इंतखाब 2025 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां और गठबंधन बिहार इंतखाब के लिए कमर कस चुके हैं और इंतखाब मुहिम भी शुरू हो चुकी है। बिहार में 2 बड़े गठबंधन इंतखाब लड़ रहे हैं, एक भाजपा और जेडीयू की कयादत वाली एनडीए और दूसरी आरजेडी और कांग्रेस की कयादत वाली इंडिया। इन गठबंधनों में कई पार्टियां भी शामिल हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को बिहार असेंबली इंतखाब में स्टार कैंपेनर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
दरअसल इंडिया गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहा जाता है, इसलिए बिहार असेंबली इंतखाब में समाजवादी पार्टी भी गठबंधन के लिए काम कर रही है और समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान को स्टार कैंपेनर के तौर पर बिहार भेज रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बिहार इंतखाब के लिए 20 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई है। बिहार इंतखाब में समाजवादी पार्टी इंतखाब नहीं लड़ रही है, बल्कि महागठबंधन को सपोर्ट कर रही है और उनके लिए मुहिम चला रही है। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी बिहार में भी फेमस है। बिहार में मुस्लिम वजीर आला बनाए जाने को लेकर बहस तेज हो गई है। मुस्लिम बिरादरी की तरफ से उनकी आबादी की बुनियाद पर उनकी हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के सदर और मरकजी वजीर चिराग पासवान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर एलजेपी के बानी और अपने वालिद के फैसले का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 2005 में मेरे लीडर मेरे वालिद रामविलास पासवान ने मुस्लिम वजीर आला बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। चिराग पासवान ने कहा, राजद 2005 में भी मुस्लिम वजीर आला के लिए तैयार नहीं था। आज 2025 में भी न मुस्लिम वजीर आला देने को तैयार है, न नायब वजीर आला। अगर आप वोट बैंक बनकर रहेंगे तो इज्जत और हिस्सेदारी कैसे मिलेगी? बिहार असेंबली इंतखाब को लेकर रियासत में इंतखाबी मुहिम तेज है। इसी दरमियान बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता तब्दीली के मूड में है और बिहार में जराइम उरूज पर है। इसके साथ ही राजद लीडर ने कहा कि बुलेट ट्रेन गुजरात में देते हैं, वोट मांगने बिहार आते हैं। वजीर आजम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कल वजीर आजम यहां आए थे। अब वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 11 सालों से वजीर आजम हैं, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आप गुजरात में कारखाने लगाते हैं, लेकिन बिहार से जीतना चाहते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार हर लिहाज में गुजरात से बड़ा है। मुल्क का हर 10वां शख्स बिहार से है। वजीर आजम ने सिर्फ बिहार को धोखा देने का काम किया है। उन्होंने गुजरात को जो कुछ भी दिया है उसका एक हिस्सा भी बिहार को नहीं दिया। पीएम मोदी की रैली में औरतों ने भी अपने मंगलसूत्र, सोने की चेन और दूसरे गहनों की चोरी की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि पीएम की सभा में इतनी सिक्योरिटी थी तो ख्वातीन की गैलरी में ऐसी वारदात कैसे हो गई? बिहार असेंबली चुनाव से पहले पीएम मोदी की समस्तीपुर रैली में सिक्योरिटी इंतजामात में बड़ी चूक सामने आई है। दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान में जुमे को पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान ख्वातीन गैलरी में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पीएम मोदी की रैली खत्म होने के बाद कई औरतें रोते बिलखते बाहर निकली। दरअसल भीड़ के बीच उनके गहने चोरी हो गए थे। भारी सिक्योरिटी इंतजामात को कड़ी जांच के बावजूद ख्वातीन गैलरी से कई औरतों के गले के जेवर गायब हो गए। चोरी की इस वारदात ने पीएम की रैली में सिक्योरिटी इंतजामात की पोल खोल दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क के अकीदतमंदों को चारों दिन छठ के त्योहार पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नहाए खाए के शानदार रस्म के साथ ये शानदार त्योहार शुरू हो रहा है और सभी व्रतियों को खिराजे अकीदत पेश किया। वजीर आजम ने छठ महापर्व की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये त्योहार सादगी और तहम्मुल की अलामत है। छठ के घाटों पर दिखाई देने वाले मनाजिर में खानदानी और समाजी भाईचारे को तकवीयत मिलती है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा की कदीम रिवायत का हमारे समाज पर गहरा असर है और आज ये त्योहार दुनिया के कोने कोने में एक अजीम सखाफती त्योहार की शक्ल में मनाया जाता है। वजीर आजम मोदी ने अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि छठी मैया सभी पर मेहरबान हो। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व अकीदत, इबादत और दुनिया से मोहब्बत का इजहार है। इसमें गुरूब और चढ़ते सूरज की पूजा की जाती है और प्रसाद में प्रकृति के विविध रंगों का समावेश होता है। छठ पूजा के गीत और धुनें भक्ति और प्रकृति की अद्भुत छवि प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया, मेरा सौभाग्य है कि कल ही मुझे बेगूसराय जाने का अवसर मिला था। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी का बेगूसराय से आत्मीय रिश्ता रहा है। शारदा सिन्हा जी और बिहार के कई लोक कलाकारों ने अपने गीतों से छठ के उत्सव को एक अलग भाव से जोड़ा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने त्योहार के मौसम में ट्रेनों में सवारियों की भयानक भीड़ पर हुकूमत को सख्त निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि फेल डबल इंजन हुकूमत के दावे खोखले साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया,
कहां है वो 12,000 स्पेशल ट्रेनें? रेलवे वजारत ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक 12,011 खास ट्रेनों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि त्योहारों के दौरान भारी भीड़ संभालने के लिए मुल्क भर में रोज एवरेज 196 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। 18 अक्टूबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 280 खास गाड़ियां चली, जबकि 8 अक्टूबर को ये तादाद महज 166 रही। राहुल गांधी ने कुछ भीड़ से भरी ट्रेनों के वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, खानदान का स्नेह और गांव का अपनापन। लेकिन अब यही लालसा एक जद्दोजहद बन गई है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेनों में इस कदर भीड़ है कि टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है और सफर इंसानी एजाज के खिलाफ बन चुका है। कई ट्रेनों में 2 गुना तक सवारियां ठुसी हैं, लोग दरवाजों से लटक रहे हैं और छतों पर सफर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि फेल डबल इंजन हुकूमत के सब दावे सिर्फ दिखावा है। जम्मू कश्मीर के रियासती इंतखाबात में बड़ा सियासी हंगामा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां 3 सीटें जीत ली, वहीं बीजेपी को सिर्फ 28 अरकाने असेंबली होने के बावजूद 32 वोट मिल गए। और अब सबका एक ही सवाल है, 4 वोट बढ़ कैसे गए? जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे। अब नतीजे सामने आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा मामला तजुर्बे और हैरानी का बन गया है। साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर बीजेपी को सख्त निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी को 4 एक्स्ट्रा वोट कैसे मिले, ये समझ से पार है। हमारे किसी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, हमारे एजेंटों ने हर पर्ची की निगरानी की थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिन अरकाने असेंबली ने बीजेपी को वोट दिया, उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया और उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो इसे खुलकर कबूल करें। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया का बड़ा नाम रहे मशहूर अदाकार सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे। आज की दोपहर 2:30 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें उनके मशहूर टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है। बॉलीवुड और टीवी के मुकद्दर सितारों में शुमार सतीश शाह के इंतकाल की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। मालूमात के मुताबिक वो कुछ समय से किडनी की बीमारी से लड़ रहे थे। उनके मैनेजर ने सोशल मीडिया पर इस खबर की तस्दीक की है। 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सतीश शाह के जनाजे की रस्म 26 अक्टूबर को अदा की जाएगी। टीवी की दुनिया में उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाने वाला शो था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, जिनमें उन्होंने इंद्रवदन साराभाई यानी इंदू का रोल निभाया। एक ऐसा कैरेक्टर जो आज भी हर घर में याद किया जाता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग ने उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। सतीश शाह ने साल 1972 में डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कोविड का भी मुकाबला किया था। उनका जाना हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे दोनों के लिए एक बड़ी कमी है। यूएन में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पार्वथानेनी ने कहा कि हम पाकिस्तान से उसके जरिए गैर कानूनी तरह से कब्जाए गए इलाकों में चल रहे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को रोकने की अपील करते हैं, जहां की आबादी पाकिस्तान के फौजी कब्जे, जब्र, बर्बरियत और वसाइल के गैर कानूनी इस्तेहसाल के खिलाफ खुली बगावत कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो पीओके में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बंद करे। साथ ही कहा कि भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है, इसीलिए भारत सभी समाज के लोगों को साथ लेकर चलने में यकीन रखता है। बता दें कि पीओके में सरकार और फौज की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ आम लोग एहतजाज कर रहे हैं। इन मुजाहिरों को दबाने के लिए फौज के जरिए उठाए जा रहे पुरतशद्दुद कदमों में काफी लोगों की मौत हो चुकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाक को खबरदार किया है कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने की छूट मिल गई है। एफएटीएफ ने साफ कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ निगरानी जारी रहेगी। एफएटीएफ ने चेताया कि दहशतगर्द तंजीम अक्सर खुद को मजहबी या तालीमी इदारे बताकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसका मकसद है कि वो निगरानी से बचकर अपनी सरगर्मियों को जारी रख सके। एफएटीएफ की प्रेसिडेंट एलिसा दी एंडा मेड्राजो ने कहा कि पहले भी कई रिपोर्ट्स में ये जानकारी मिली थी कि दहशतगर्द ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उन्होंने कहा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करने के बाद भी उसकी सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। रूस और यूक्रेन जंग जल्द ही बंद हो सकती है। पुतिन के खुसूसी एलची ने दावा किया है कि इस लड़ाई का जल्द ही सियासी हल हो सकता है। इसको लेकर अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। गजा जंग के बाद अब यूक्रेन में कई साल से चल रही जंग जल्द ही बंद हो सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खुसूसी एलची किरिल दमित्रियेव ने कहा कि अमेरिका, यूक्रेन और रूस तीनों ही इस जंग को खत्म करने के लिए एक सियासी हल के बेहद करीब पहुंच गए हैं। रूसी सफीर का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर बहुत सख्त पाबंदी लगा दी है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।